Good morning, students. Shoaib Tyagi here, lecturer at Impact College Science and Technology, रामपुर। आप जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम देख रहे हैं एग्रोनॉमी। हम आज कुछ एग्रोनॉमी के बारे में आपको बताएंगे, एग्रोनॉमी के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने बहुत एग्रोनॉमी पढ़ा होगा, बहुत वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा तो आपको कुछ डिफरेंट चीजें बताऊंगा। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा अपने एग्रीकल्चर का परिचय। तो एग्रीकल्चर का परिचय देखेंगे हम यहाँ पे। तो हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर का परिचय। अब हम ये देखेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर, अच्छा आपने काफी पढ़ा होगा, वैसे कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है, बेसिक चीज है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है हमारा एजर या एग्री, एक शब्द है हमारा कल्चर। एजर मीन सोयल, कल्चर मीन कल्टीवेशन। दैट्स मीन कल्टीवेशन ऑफ सोयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो क्या सोयल में कल्टीवेशन करना ही एग्रीकल्चर है? क्या हम सोयल में क्रॉप सोइंग करना या फसलों की बुआई करना या जुताई करना जमीन की, यही हमारा एग्रीकल्चर है? नहीं। एग्रीकल्चर की अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर is the branch of science in which study cultivation of crops and rearing of animal and fisheries called agriculture। एक डेफिनेशन तो हमारी हो गई कि एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड रेनिंग ऑफ एनिमल एंड फिशरीज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एक आपने देखा होगा, बहुत डेफिनेशन इसकी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो एक डेफिनेशन हमारी है, एग्रीकल्चर इज द ब्रांच, एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस। एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस। तो जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन देखी उसमें तो हमने सिर्फ साइंस बोला है एग्रीकल्चर को, लेकिन यहां पे हमने बताया आपको कि एग्रीकल्चर क्या एक आर्ट है। तो इसमें आर्ट का क्या मतलब है? साइंस तो हमारा है क्योंकि हम इसमें साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस हमारे कैसे है कि एग्रीकल्चर एक साइंस है क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं? स्टडी इन विच स्टडी ऑफ हाइब्रिड
क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक, या हम इसको कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। अब अगर हम साइंस की बात करें तो इसमें साइंस में हमने क्या पढ़ा, साइंस में हमने क्या सीखा। साइंस का मतलब है कि हम एग्रीकल्चर में साइंटिफिक नॉलेज लें। साइंटिफिक नॉलेज मीन्स कि इसमें हमें हाइब्रिड इंप्रूव वैरायटी ग्रो करें, इंप्रूव टिलेज कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अपनाएं, मॉडर्न कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अपनाएं, हाइब्रिड सीड टेक्निक का यूज करें। तो ये सब चीजें हम जिसमें स्टडी कर रहे हैं उसका मतलब है साइंस। तो एग्रीकल्चर इज एन आर्ट। आर्ट का क्या मतलब है, आर्ट का क्या मतलब हो सकता है स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि आपके और हमारे फादर, ज्यादातर हम एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे मोस्टली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के जो फादर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उनको आपने देखा होगा कि हमारे जो फादर होते हैं उनके पास ना तो कोई साइंटिफिक स्टडी है, ना उनके पास में कोई बुक्स है जिससे वो पता चले कि वो खेती कर पाए अच्छे से। इस तरीके का कोई भी उनके पास में साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी वो खेती करने में अच्छे से सक्षम है। तो इससे क्या पता चलता है, उनके पास में क्या है ऐसा जो वो खेती कर सकते हैं। उनके पास में है स्किल्स। क्या है उनके पास में, स्किल्स। उनके पास में क्या है, स्किल्स मीन्स हुनर है, हुनर है। तो हुनर ही उनको सिखाता है किस तरह से हम सीड सोन करेंगे, बीज की बुआई करेंगे, बीज की बुआई के बाद किस तरीके से हम वीड मैनेजमेंट करेंगे, वीड मैनेजमेंट के बाद किस तरीके से हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करेंगे। हमने अपने फादर को ना तो कोई हमने साइंटिफिकली उनको कोई स्टडी कराई है, या हमारे किसानों की बात कर लें, किसान को इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है कि उसको पता हो कि साइंटिफिक स्टडी कैसे होती है। उन्होंने किसी की कोई बुक नहीं पढ़ी है, ना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो अच्छे से खेती कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में इससे हमने जाना कि एग्रीकल्चर में साइंस के साथ साथ में हमें स्किल्स या आर्ट की भी जरूरत है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस। तो क्या एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन करना ही, क्या एग्रीकल्चर में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग अगर इसका लेना चाहते हो तो। क्या फार्मर के लिए सिर्फ क्रॉप कल्टीवेशन करना या कल्टीवेशन करना ही सफिशिएंट है? क्या उसी से उनकी इनकम जनरेट हो सकती है? क्या वो उसी से अपनी एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं? नहीं। इसका आंसर क्या है, नहीं। हमारा जो एग्रीकल्चर है या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, वो टोटली डिपेंड है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन पे। टोटली डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस में अगर हमारी पूरी खेती निर्भर है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्रॉप कल्टीवेशन है उसमें क्या है, रिस्क हाई है। क्या है, रिस्क हाई है। रिस्क किस किस चीज का है हमारी खेती को, रिस्क किस किस चीज का है हमारी खेती को? रिस्क है हमारी खेती को हाई विंड वेलोसिटी, हाई विंड वेलोसिटी, तेज हवाएं चलना, तेज हवाएं। और हाई विंड वेलोसिटी से हमारे फसलों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्टूडेंट्स? तो हाई विंड वेलोसिटी से प्रॉब्लम हो सकती है हमारी फसल को क्रॉप लॉजिंग। क्या, क्रॉप लॉजिंग। क्रॉप लॉजिंग का क्या मतलब हुआ? क्रॉप लॉजिंग का मतलब है कि
जब तेज हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं चलने की वजह से हमारी मैच्योर क्रॉप भी हो सकती है, या हमारा टीलिंग स्टेज भी हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि जब हमारी मैक्सिमम क्या है कि मैच्योरिटी से पहले जब हमारी क्रॉप अच्छी खासी उसमें वेजिटेशन हो जाता है, तो तेज हवाएं चलने की वजह से हमारी फसल जो है वो क्या हो जाती है, ढह जाती है या गिर जाती है। अब गिरने की वजह से हमारी फसलों या हमारे प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा क्या मिलता है, हमको देखने को नुकसान मिलता है। अब नुकसान किस किस, एक तो हमारे डिक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन, दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमारा सीड हो सकता है, प्रोडक्ट में हमारा सीड हो सकता है, और अदर हमारे और भी क्रॉप्स हो सकती हैं, सीड के अलावा ग्रेन्स वगैरह, और हमारा ऑयल सीड क्रॉप हो सकती है जिनमें क्रॉप लॉजिंग हो जाती है। तो हमारा एक तो हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि जब फसल आपकी गिर जाएगी तो गिरने के बाद उसमें जिस तरीके से वो फोटोसिंथेसिस कर पाती अपनी मैच्योरिटी स्टेज के बाद या मैच्योरिटी स्टेज में, तो वो उस तरीके से नहीं कर पाई, फसल हमारी टोटली क्या हो गई, उसमें लॉजिंग हो गई है। दूसरा उसका नुकसान क्या होगा कि हमारी जो फसल गिर जाती है तो उस सोइल से क्या हो जाती है, मैक्सिमम फसल क्या हो जाती है, सोइल से टच हो जाती है, जिससे हमारा जो ग्रेन है, अगर उसमें मिल्किंग स्टेज है, तो उसमें हमारे जो सोयल है उसके अंदर बहुत सारी फंगल डिजीज बॉन्ड करती है। फंगल डिजीज हमारी क्या है, उसके अंदर हमारे सोयल के अंदर बहुत सारी फंगल डिजीज हमारी फसल को उसमें लगने का जो है चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो जितनी भी डिजीज होती हैं वो क्या है, सोयल बॉन्ड होती है। तो ऐसी डिजीज अगर हमारी फसल में लॉजिंग हो गया, तो वो फसल हमारी टोटली फसल क्या हो गई, गिर गई, तो उस कंडीशन में जो हमारे डिजीज लगने के चांसेस हैं वो फसल में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इससे हमारा जो प्रोडक्शन है या इससे हमारा जो ग्रेन की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ग्रेन की क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और इसके साथ साथ में हमारा क्या होगा, अगर हाई विंड वेलोसिटी चल रही है हमारी एरिया में या किसी पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर टोटली मैंने आपको बताया कि टोटली किस पर डिपेंड है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे। तो अगर हाई विंड वेलोसिटी चल रही है तो आपने देखा होगा कि बाजी दफा हम अगर वीट की बात करें तो मैच्योरिटी स्टेज में ही जब उसके अंदर मिल्किंग स्टेज आती है, या मिल्क स्टेज से थोड़ा पार करने के बाद में जब डफ स्टेज आती है, मिल्क सूखने लगता है, तो उस कंडीशन में जब तेज हवाएं चलती है तो हमारा जो क्रॉप है, हमारा जो वीट है, उसके अंदर से उसको हम बोलते हैं कि हमारा क्या है, लोकल टर्म में हम कहते हैं कि हवा निकल गई खेत में से, क्या हो गई, हवा निकल गई। तो वो हवा निकलने का मतलब ये है कि हमारा जो सीड है उसका एक तो साइज कम रह जाएगा, क्या रह जाएगा, उसका साइज कम रह जाएगा, उसके अंदर उतना क्या होगा, उसके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होगी, साइज में छोटा होगा सीड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी किसकी वजह से आ रही है, हाई विंड वेलोसिटी की वजह से आ रही है। दूसरा हमारा जो रिस्क है, एक रिस्क तो हमारा हाई विंड वेलोसिटी हो गया, एक रिस्क हो गया हमारा टाइम ऑफ सोइंग। टाइम ऑफ सोइंग का यहाँ पे मतलब है कि हमारी जो कल्टीवेशन है या जो हमारी सोन ऑफ क्रॉप है वो टोटली किस पे डिपेंड है, मैंने आपको बताया, क्लाइमेट पे। तो इससे हमें पता चलता है कि टाइम ऑफ सोइंग भी, बुआई का समय भी हमारा इस क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से आगे पीछे हो सकता है। कैसे हो सकता है, हमारी जो अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम ड्राई लैंड एरियाज की बात करें, तो ड्राई लैंड एरिया में होता क्या है कि हमारी जो फसल होती है वो टोटली किस पर डिपेंड होती है, रेनफॉल पे। टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल, नो इरिगेशन फैसिलिटी। और क्या होता है, यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी हमारे पास में नहीं होती, नो इरिगेशन फैसिलिटी। अब टोटली डिपेंड किस पे हो गए, हमारी जो अगर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जब क्रॉप की सोन करते हैं तो हमारी जो सोविंग है, हमारी जो बुआई है, सीड की जो सोविंग है, वो किस पे डिपेंड है, टोटली हमारी किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पे।
अब स्टूडेंट्स है तो आपको भी पता है कि जब रेनफॉल तो किसी के भी हाथ में नहीं है, वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, आगे पीछे भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश होने में हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में बारिश आने में बहुत समय लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश पहले ही आ जाती है, बुआई से पहले ही आ जाती है। तो इन दोनों कंडीशंस में हमारा जो टाइम ऑफ सोविंग है वो क्या करता है, हमारा टाइम ऑफ सोविंग क्या करता है, टोटली इफेक्ट होता है। क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे पर्टिकुलर एरिया में बारिश जल्दी हो गई, अब जिस टाइम पे हमें बुआई के लिए पानी की आवश्यकता थी, रेनफॉल की आवश्यकता थी, उस टाइम पे बारिश नहीं हुई, तो इससे क्या होगा, हमारा जो टाइम ऑफ सोविंग है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पर्टिकुलर एरिया में बारिश क्या हुई, बारिश कुछ बहुत समय के बाद हुई, या 15-20 दिन या 25 दिन जो उसका पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम को निकालकर वो उस दिनों के बाद हुई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमने टाइम ऑफ सोविंग को क्या करना पड़ेगा, फसल की बुआई के समय को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इन दोनों कंडीशंस में अगर बारिश जल्दी हो रही है तो भी प्रॉब्लम है, बारिश अगर देर से हो रही है तो भी प्रॉब्लम है। तो इन दोनों कंडीशन में हमको देखना है कि हमारा जो क्रॉप्स है वो टोटली किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, हमारा क्लाइमेट पे। तो ये भी हमारे लिए क्या है, रिस्क है। ठीक है, दूसरा हमारा टाइम ऑफ सोइंग के बाद में तीसरा हमारा आता है वाटर लॉगिंग कंडीशन। वाटर लॉगिंग कंडीशंस, वाटर लॉगिंग कंडीशन का मतलब है कि जलमग्न स्थिति या जल भराव स्थिति। अब ये स्पेशली मैंने ज्यादातर देखा है ड्राईलैंड एरिया में। ड्राईलैंड एरिया में जो होता है ना हमारा रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल यहाँ पे जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में वो हमारा होता है अनइवन या नॉन यूनिफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अनइवन या नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में जो मॉनसून सीजन होता है, ठीक है, उसमें किसी पर्टिकुलर एरिया पे तो बारिश कम होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में हमारी क्या है, बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब यूनिफॉर्म हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का पैटर्न जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। कहीं पर पानी भर गया, कहीं पर बारिश पड़ी नहीं, कहीं पे कम पड़ी। तो इस सारी कंडीशन हमारी किसमें होती है, ये होती है हमारी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। तो जब हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो रहा है तो कहीं पे अगर ज्यादा बारिश पड़ गई तो वहां वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी, कहीं पर कम पड़ गई तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा जो फसल की बुआई है वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर हमारा क्या हो जाएगा, डिफिशिएंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन हमारी किसमें होती है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। जहां पर वाटर लॉगिंग कंडीशन हुई है वहां पे जल भराव की स्थिति में हम क्या है कि फसल ग्रो करने में हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। एक दो फसल हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हम राइस ग्रो कर सकते हैं वहां पे। वाटर लॉगिंग कंडीशन अगर ज्यादा हो गई है तो फिर राइस भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर कम है तो वहां पे हम राइस ग्रो कर सकते हैं। अब जब हमारी कल्टीवेशन में इतना ज्यादा रिस्क है, मॉनसून का इतना ज्यादा रिस्क है, या क्लाइमेट का इतना ज्यादा रिस्क है, तो क्या हमारे जो फार्मर है, हमारे जो किसान भाई है, वो क्या इससे अपनी अर्निंग को फुलफिल कर पाएंगे? क्या सिर्फ इस कल्टीवेशन और क्रॉप से हमारे जो किसान है वो उनकी अपनी इनकम को जनरेट कर पाएंगे या अपनी आजीविका को अच्छे से चला पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए एग्रीकल्चर में सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप नहीं है, एग्रीकल्चर में इसके अलावा क्या है, आप अगर इसकी रिपोर्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, अगर उसमें हम खाली क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हमारी जो क्रॉप है वो मोस्टली किस पे डिपेंड है, क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड है। जब वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड है तो रिस्क क्या हो रहा है, वहां पे हाई हो रहा है। ठीक है, अब जब रिस्क हाई हो रहा है तो उससे हम प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा जनरेट नहीं कर पाएंगे तो हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी। जब हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी तो हमारा फार्मिंग का मेन सोर्स क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेन सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर। तो इनकम नहीं बढ़ेगी तो फार्मर हमारा अच्छी सी जीवन शैली अपनी नहीं चला पाएगा। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर में अगर क्रॉप कल्टीवेशन ही सिर्फ होती तो तब ये प्रॉब्लम्स आती, लेकिन एग्रीकल्चर में और भी चीजें ऐड हुई है जिनको हम बोलते हैं अलाइड एग्रीकल्चर।
जैसे कि आप सबने उतार ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, साथ साथ आप इसको कॉपी पे नोट कर सकते हो। अगर आप कॉपी पे नोट नहीं करना चाहते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने, अगर हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप कर रहे हैं तो उस केस में हमारा जो रिस्क है वो बढ़ रहा है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर में हम और क्या करते हैं, फार्मर अपने रिस्क को कम करने के लिए, फार्मर का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए हम एग्रीकल्चर में और चीजें क्या क्या करते हैं, हम करते हैं रेयरिंग ऑफ एनिमल, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब अगर क्रॉप कल्टीवेशन करते तो रिस्क बहुत बढ़ रहा था, इनकम नहीं जनरेट हो पा रही थी। लेकिन एग्रीकल्चर हमको क्या सिखाता है, एग्रीकल्चर हमको सिखाता है क्रॉप कल्टीवेशन के साथ में फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए वो सिखाता है हमें रेयरिंग ऑफ एनिमल और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। मतलब हम क्या कर सकते हैं इसमें, जानवरों को पाल सकते हैं, जो हमारे पालतू जानवर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, इन चीजों को हम पाल सकते हैं। इन चीजों से हम फार्मर जो है बहुत अर्निंग कर रहा है। फार्मर क्या कर रहा है इसमें, अर्निंग बहुत ज्यादा कर रहा है। अर्निंग में उसके क्या हो रहा है, अर्निंग मोर हो रही है फार्मर को इन चीजों करके। उसके साथ में और हम क्या करते हैं, आपने एक और जो अभी बहुत ज्यादा हमारे एक व्यवसाय एग्रीकल्चर में जो बहुत ज्यादा चलन में है और किसान उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा भी दे रहा है, वो है हमारा पोल्ट्री, पोल्ट्री प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन। ये एकमात्र हमारा एग्रीकल्चर के अलाइड व्यवसाय में से एक ऐसा मात्र व्यवसाय है या एक ऐसा बिजनेस है जिससे हमें अर्निंग बहुत ज्यादा जल्दी या बहुत ज्यादा कम समय में हम अर्न कर सकते हैं। कैसे, अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो इसमें पोल्ट्री प्रोडक्शन में हम जो मोस्टली हम पोल्ट्री की जो रेयरिंग करते हैं या जो मुर्गी का पालन करते हैं तो उसमें हम किस मुर्गी का पालन करते हैं, ब्रॉयलर, ब्रॉयलर, ठीक है। तो ये जो ब्रॉयलर होता है हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्रॉयलर का जो हमारा इसका जो हम सेल, जब हम इसको सेल आउट कर सकते हैं वो वाला इसका जो वेट गेन हो जाता है हमारा, या इसको हम जब सेल आउट कर सकते हैं तो वो लगभग हमारा जो ब्रॉयलर चिकन से, ब्रॉयलर चिकन से, तो हमारा ब्रॉयलर चिकन से वो कितने दिन में तैयार हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है लगभग 5 से 6 वीक में, 5 से 6 वीक्स में, मतलब लगभग 2 मंथ, 2 टू 2.5 मंथ, ठीक है, 2 से 2.5 महीने में हमारा ब्रॉयलर चिकन तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हमारा हमने किसी बिजनेस में या अलाइड बिजनेस में हमने इन्वेस्टमेंट किया, अपने किसानों ने अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए अलाइड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, और वो सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है, पोल्ट्री प्रोडक्शन। तो इसमें हम जब ब्रॉयलर चिकन की बात करें तो ब्रॉयलर चिकन 5 से 6 वीक में तैयार हो रहा है, मतलब 2 से 2.5 महीने में तैयार हो रहा है। तो जब इतने कम समय में हमारा तैयार हो रहा है तो हमारी जो इनकम है या जो हमने इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में किया है वो उस बिजनेस से हमारे, या वो इन्वेस्टमेंट हमारा इसमें से क्या हो जाएगा, हम जब चिकन को सेल आउट करेंगे तो वो हमारी जो अर्निंग है वो जल्दी हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा इसमें और क्या फायदा है पोल्ट्री प्रोडक्शन करने में, तो एक फायदा हमारा ये है कि इसके अंदर क्या है, लो स्पेस की आवश्यकता होती है, लो स्पेस, ठीक है, क्या, या मिनिमम स्पेस हम कह सकते हैं इसमें, इसको हम मिनिमम स्पेस हम कह सकते हैं, या इसको हम लो स्पेस भी कह सकते हैं, मतलब कम जगह की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्या है कि कम जगह की हमें आवश्यकता होती है। अगर आप क्रॉप कल्टीवेशन करोगे तो उसके लिए आपको बड़ी खेती की आवश्यकता होगी जब आपकी अर्निंग होगी। अगर आप फिशरीज करोगे तो उसके लिए तालाब बनाने पड़ेंगे बड़े बड़े, तो जब जाके आपका अर्निंग होगी। लेकिन
ये एक पोल्ट्री हमारा एक मात्र ऐसा व्यवसाय है एग्रीकल्चर का जिसमें हम कम स्पेस में भी एक अच्छी अर्निंग गेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें, बहुत कम है। तो जब इन्वेस्टमेंट कम है, हमने देखा होगा कि एक बस हम क्या करेंगे, एक शेल्टर बनाएंगे मुर्गी के लिए, उसमें हम उसको अच्छे से उसको मतलब कवर करके साइड में हम जाली वगैरह लगा के, और हम बस थोड़ा सा ही ध्यान रखेंगे कि उसमें गर्मी के समय हम कूलिंग के लिए कुछ चीजें लगा दें, ठंड के समय हम उसको ढक दे। बस इतने से केयर में हम क्या कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में तो आप जानते ही हो, मीन्स के हमारी जो फैल हो या हमारे जो काव है उनका हम डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, उसमें पोल्ट्री भी आता है हमारा। एक दूसरा और व्यवसाय है जो हमारा बहुत ज्यादा इम्प्रूव व्यवसाय हम उसको बोल सकते हैं, इम्प्रूव बिजनेस बोल सकते हैं, मॉडर्न बिजनेस बोल सकते हैं। वो होता है हमारा, वो कौन सा है हमारा, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म, ठीक है, रेशम कीट का पालन। अब रेशम कीट पालन से भी हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक इसमें बताऊं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, तो इसमें हम मुझे बताइए कि हमारा जो एक होता है मोगा सिल्क, मोगा सिल्क, मोगा सिल्क कौन सा, भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो मोगा सिल्क का हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है, या जहां पर मोगा सिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा है, कौन सा है बताइए? तो वो है हमारा आसाम। ठीक है, कौन सा है? आसाम। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम एग्रीकल्चर का मीन्स ये नहीं है कि उसमें हम क्रॉप कल्टीवेशन ही करें। एग्रीकल्चर का मतलब ये भी है कि एग्रीकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन के साथ में हमको अलाइड एक्टिविटीज भी करनी चाहिए, जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या रेयरिंग ऑफ एनिमल या फिशरीज, ठीक है, या पोल्ट्री प्रोडक्शन या रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ये जितने भी हमारे व्यवसाय हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। जब हम इन व्यवसाय को करेंगे, जब हम इन बिजनेस को करेंगे, तो तभी हमारे किसान एक अच्छी अर्निंग गेन कर सकता है, या अपने रिस्क को, जो क्लाइमेटिक रिस्क इसमें होने वाला है, उसको क्या कर सकता है? कम कर सकता है। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, इसको नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, वरना हम आगे की जो प्रक्रिया है वो हम स्टार्ट करने वाले, आगे के लेक्चर अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो, तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम खाली हमारा फार्मर जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करता तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा था, वो अपनी अच्छे से अर्निंग नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है वो किस पे डिपेंड है? क्लाइमेटिक कंडीशन पे। ठीक है, हमने आज देखा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर में हमने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देखी, मैंने दो टाइप की आपको डेफिनेशन बताई। दूसरा हमने ये देखा कि हमारा एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कौन से? एग्रीकल्चर, एजर और कल्चर। एजर मीन सॉइल, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। ठीक है, अब हम अगर देखें तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, तो इंट्रोडक्शन के बाद में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये देखें इसका हमारे एग्रीकल्चर जो है वो चलन में कैसे आई है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, या एग्रीकल्चर या मैन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एग्रीकल्चर के साथ में मैन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर। तो इवोल्यूशन मैन और एंड एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि मानव और कृषि का विकास, मानव और कृषि का विकास। ठीक है, तो मानव और कृषि का विकास कैसे हुआ? अगर हम एंशिएंट मैन की बात करें, अगर हम एंशिएंट मैन की बात करें, ठीक है, या आदि मानव की बात करें अगर, ठीक है, तो आदि मानव ने सबसे पहले अपने अपने जीवन यापन को करने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया था? उसने सबसे पहले की थी क्या? शिकार किया था। क्या किया था उसने? हंटिंग की थी। सबसे पहले उसने क्या की थी? हंटिंग की थी। क्या किया था? शिकार किया था।
क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई उनके पास में ऐसा कोई साधन नहीं, उन्होंने देखा भाई हमारा जो हंटिंग है, हमारा जो मतलब क्या करें, जो आदि मानव था, एंशिएंट मैन था, उसने सबसे पहले क्या करा, हंटिंग करा, मतलब जानवरों का शिकार किया किसी भी अपनी भूख को मिटाने के लिए। अब इसके बाद में जब उसने देखा कि हम हंटिंग जब करते हैं तो शिकार में मानव को बहुत ज्यादा रिस्क होता था, रिस्क किस टाइप में, कभी कभी बहुत ज्यादा चोट लग जाती थी शिकार करते टाइम, या कभी कभी डेथ भी हो जाती थी एंशिएंट मानव की, आदि मानव की। तो उस रिस्क को कम करने के लिए मानव ने एक अनुमान लगाया, क्योंकि वो थोड़ा सोचने लगा था उस टाइम पे, तो उसने अनुमान क्या लगाया कि हम शिकार करने जाते हैं जिन जानवरों का, जिन एनिमल का, उनको हम पाल भी तो सकते हैं ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, पाल भी तो सकते हैं ना। ठीक है, तो हंटिंग के बाद में हमारा जो आया, हम हंटिंग के बाद में जो हमारी स्टेज आई वो आई हमारी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। मतलब मानव ने क्या कर दिया, जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। अब जब उसने जानवरों को पालना स्टार्ट किया, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब उसने हमारे डोमेस्टिक एनिमल को डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में हमारी स्टेज आई डोमेस्टिकेशन के बाद में, हमारा जो आया पास्चर। ठीक है, अब एनिमल को पालना तो स्टार्ट कर दिया था, एनिमल को तो हमारे मानव ने पालना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद में उसको क्या चाहिए था, चारा चाहिए था। उसके बाद में उसको क्या चाहिए था, चारा चाहिए था। भाई पालने के लिए हमने पालना तो स्टार्ट कर दिया, जब वो एनिमल हमारा ऐसे ही वाइल्ड फॉर्म में घूमता था तो वो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी वहां से चारा चुगता था और अपना भूख मिटा लेता था। लेकिन अब उसको हमारे एंशिएंट मैन ने उसको पालना स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हमारा क्या आया, हम उसको चारा भी वहीं पर अवेलेबल कराए। ठीक है, तो फिर हमारी स्टेज आई पास्चर। तो पास्चर जो शब्द है हमारा लिया गया है, यहां पे हम कह सकते हैं इसको पास्चुरल। ठीक है, पास्चुरल जो शब्द है वो लिया गया है पास्चर से। पास्चर का मतलब है चारागाह, चारागाह। ठीक है, तो जब चारागाह हमारे एनिमल के लिए, उनको चराई के लिए हमारे जो मानव था या एंशिएंट मानव था, उसने चारागाह बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद में हमारे मानव ने क्या करा, जब चारागाह बनाएगा तो क्या करेगा, वेजिटेशन की आवश्यकता होगी। तो वेजिटेशन मतलब हमें उनके लिए फसलें लगानी पड़ेगी, पास्चर चारागाह बनानी पड़ेगी। तो फिर हमारे मानव ने क्या, हमारे मानव किस स्टेज पे आया, हमारा मानव आया क्रॉप कल्चर पे, क्रॉप कल्चर पे। ठीक है, फिर उसने क्या किया, फसलों को चराई के लिए भी, हमारे एनिमल के फीड के लिए भी उसने क्या कर दिया, क्रॉप कल्चर या फसलों को लगाना स्टार्ट कर दिया। अब एक तो हमारा मतलब हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किया तो उसको चारे की आवश्यकता पड़ी, जब हमने देखा यहाँ पे कि हमारा जो क्रॉप कल्चर है वो इसकी वजह से आया। लेकिन दूसरा क्या था, दूसरा हमारा ये था कि जब उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किया तो उस टाइम पे जानवर को पानी पिलाने के लिए उसको नदी, तालाब या नियर बाय जो भी वाटर बॉडी होता था वहां पे उसको जाना पड़ता था पानी पिलाने के लिए। तो जब वो जानवर को लेके जा रहा था तो वहां पे देखता था वो कि जो हमारे जो वाटर बॉडी के नियर बाय एरिया है उसके वहां पे देखते थे कि वहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन ग्रो है, वहां पे क्या है, वनस्पति बहुत अधिक है। और कई एरिया में जाता था तो देखता था भाई क्या नाम के हमारा, और कहीं देखता था तो वहां पे लगता था कि भाई क्या हमारी जो फसलें है वो उतनी अच्छी नहीं है, मतलब जो वेजिटेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। तो उसको क्या समझ में आया, उसको इससे समझ में आया कि हमारे जो क्रॉप्स है उनको किस चीज की आवश्यकता है, उसको वाटर की आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ पे जल है, जहाँ पे पानी है, वहां पे क्या है, हमारी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो रही है और वेजिटेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन जहाँ पे हमारी पानी नहीं है तो वहां पे हमारी ज्यादा वेजिटेशन नहीं है। तो इससे क्या समझ में आया कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, हमारी वाटर की आवश्यकता है। तो फिर हमारा जो एंशिएंट मानव उसने सोचा कि क्यों ना हम जो हमारी वाटर बॉडी है उसके नियर बाय अपना रहना स्टार्ट कर दे। पहले तो मानव क्या था, वो घुमक्कड़ था, घूम घूम के शिकार करता था बहुत ज्यादा, जहां मर जाए वहां डेरा डाल लिया, जहां शिकार मिला वही अपना खा लिया उसको और कच्चा मांस खा रहा था। लेकिन जब उसने रेयरिंग ऑफ या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट करा, जब उसने
जानवरों को पालना स्टार्ट किया, तो उसके बाद में उसको उसके चारे की आवश्यकता भी पड़ी, तो उसको खिलाने के लिए उसको पानी पिलाने की भी आवश्यकता पड़ी। तो पानी वो गया तालाब के पास, वहां देखा उसने कि यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा है, क्योंकि वहां पे वाटर बॉडी थी, इस वजह से वेजिटेशन ज्यादा था। तो उसके समझ में आया कि मुझको अब एक जगह घुमक्कड़ ना होकर मुझे क्या करना चाहिए, अपना सेटलमेंट करना चाहिए, मतलब एक जगह रुकना चाहिए। तो क्रोप कल्चर में मानव को क्या हुआ था, सेटलमेंट हुआ था, सेटलमेंट हुआ था। मींस हमारा मानव क्या हो गया था, सेटल हो गया था। मतलब हंटिंग और डोमेस्टिकेशन, एनिमल हंटिंग में वो क्या करता था, शिकार करता था घूम घूम के। जब उसके मन में आया कि हम जब घूम घूम के शिकार करते हैं, क्यों ना हम इस एनिमल को पाल लिया जाए, फिर हमें इसे रिस्क ले लेना पड़ेगा अपनी जान का। तो उसके बाद में उसको समझ में आया कि हमारे जो एनिमल को पानी पिलाने के लिए पानी की आवश्यकता होगी, तो वो नियर बाई वाटर बॉडी के पास में गया, तो वहां देखा उसने कि यहाँ वेजिटेशन ज्यादा है। ठीक है, जब उसको वेजिटेशन ज्यादा है, उसने वाटर बॉडी के पास वेजिटेशन ज्यादा देखा, तो उसको समझ में आया कि हमारा जो वेजिटेशन को किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। तो जब उसको पता चला कि वाटर की आवश्यकता होती है, तो उसने क्या किया, उस वाटर बॉडी के आसपास ही रहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, क्रॉप कल्चर कर रहा था। मतलब हमारे एनिमल के लिए फीड और अपने लिए भी वो क्या करने लगा था, फसलों को उगाने लगा था। तो फसलों को अगर हम उस टाइम की फसलों की बात करें, तो मैक्सिमम अगर हम बात करें, आज की फसलें तो हमारी हाइब्रिड है, 3 से 4 महीने में क्या हो जाती है, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम अगर देसी उस टाइम की वैरायटी की बात करें, तो उस टाइम हमारी देसी थी, नॉन हाइब्रिड हमारी वैरायटी थी, तो उनको कम से कम ग्रो होने में 4 से 5 मंथ का समय लगता था। अब जब क्रॉप कल्चर आया तो 4 से 5 महीने, अब ऐसा तो नहीं कि उसने फसल को लगा दिया फीडिंग के लिए एनिमल या खुद की रिक्वायरमेंट के लिए। अब 4 से 5 महीने उसको एक ही जगह पर क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। वो घुमक्कड़ नहीं बनेगा, उसको रुकना पड़ेगा। और जब वो रुकेगा तभी वो क्या कर सकता है, हमारे एनिमल के लिए चारा भी प्रोवाइड करा सकता है और क्रॉप की फसलें भी लगा सकता है। ठीक है, अब क्रॉप कल्चर के बाद में अब हमारा जो एनिमल का क्या हो चुका था, सेटलमेंट हो चुका था। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया सेटलमेंट हो चुका था। क्रॉप कल्चर में एक जगह पे वो रहने लगा था, क्योंकि 4 से 5 महीने उसको रहना पड़ता, तो एक ही जगह वाटर बॉडी के पास में हो क्या है, डेरा जमा के अपना रहता था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो हमने देखा, हमारा जो एंशिएंट मैन था वो क्या करने लगा, प्रोडक्शन करने लगा, उत्पादन करने लगा। किसके लिए, किसके लिए, अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है, वो मतलब इतना उत्पादन करने लगा कि वो जो ग्रेन्स या जो चीजों का जो क्रॉप कल्चर से वो जो प्रोडक्शन ले रहा था, वो उसको उतना हो रहा था कि उससे वो खुद का ही जीवन यापन कर पाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम किस टाइप का एग्रीकल्चर बोलते हैं। यहाँ से हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्या हो गया था, हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। तो इसको हम कौन सा एग्रीकल्चर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्सटेंस एग्रीकल्चर या सब्सटेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग या एग्रीकल्चर। ठीक है, सब्सटेंस का मतलब है जीवन निर्वाह खेती। क्या मतलब है, जीवन निर्वाह खेती, मतलब ऐसी खेती करना जिसमें मैन अपना या मानव अपना क्या कर सके, जीवन यापन ही चला सके। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, क्रॉप कल्चर में। तो जब जब हमारा जो एनिमल क्रॉप कल्चर से फैमिलियर होने लगा, उसको उसके माइंड में आने लगे कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहले वोटर आया भाई, वो हम जहाँ में देखते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे हमारी फसलें अच्छे से हरी भरी है और अच्छे से वेजिटेशन है। तो उसके बाद में उसको समझ में आने लगा, वो हमारी क्रॉप के साथ में फैमिलियर होने लगा, तो उसके समझ में आने लगा कि हम उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जब हमारा अभी तो क्या है, सब्सटेंस फार्मिंग कर रहा था हमारा मानव, तो उसके बाद में हमारा जो मानव है वो क्या करने लगा, हायर प्रोडक्शन लेने लगा। क्या करने लगा, प्रोडक्शन को उसने क्या किया, हाई कर दिया। हायर प्रोडक्शन को क्या करने लगा, गेन करना, मतलब उत्पादन उसका बढ़ गया। उत्पादन का क्या हो गया, बढ़ गया। अभी वो आजीविका खेती कर रहा था, मतलब जीवन निर्वाह खेती कर रहा था, सिर्फ उतना ही ग्रो कर रहा था जितनी की उसको आवश्यकता थी। अब उसके बाद में उत्पादन बढ़ने लगा, मतलब आवश्यकता से फालतू, आवश्यकता से ज्यादा, रिक्वायरमेंट से ज्यादा उसके पास में क्या हो गया, सरप्लस हो गया। मतलब उसके बाद प्रोडक्शन सरप्लस हो गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन सरप्लस, ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, प्रोडक्शन सरप्लस। ठीक है, उसको क्या होने लगा, प्रोडक्शन उसका सरप्लस में होने लगा, मतलब उत्पादन उसका बढ़ने लगा। तो जब उसका उत्पादन बढ़ा, तो फिर यहाँ पे एक और कल्चर आया,
ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये हम इवेलुएशन या मैन और एग्रीकल्चर का विकास हम पढ़ रहे हैं, हंटिंग से लेकर मैंने पास है क्रॉप कल्चर में जो हमारा सस्टेंस फार्मिंग हुई, जीवन निर्वाह खेती करी, खुद के जीवन यापन के लिए खेती करता था, उसके बाद उसने हायर प्रोडक्शन लिया। अब हायर प्रोडक्शन जब वो लेने लगा तो सरप्लस प्रोडक्शन वो कहाँ लेके जाता, बताओ कहाँ लेके जाता? सरप्लस प्रोडक्शन जब किसी के पास में सरप्लस में कोई चीज हो, ज्यादा मात्रा में कोई चीज हो, तो वो क्या करता है? वो करता है कि उस टाइम पे कोई करेंसी तो थी नहीं जो बेच देता, तो वो क्या करता था जैसे कि किसी मैन के पास में, किसी फार्मर के पास में, फार्मर उस टाइम पे बन चुका था हमारा, किसी फार्मर के पास में वीट का क्या है? सरप्लस प्रोडक्शन है, सरप्लस प्रोडक्शन है, ठीक है। वीट का क्या सरप्लस प्रोडक्शन है, तो वो दूसरे फार्मर से राइस के साथ में उसको क्या कर लेता? उसको एक्सचेंज कर लेता। क्या कर लेता? एक्सचेंज कर लेता, मतलब बदल लेता। तू मुझे वीट दे, मैं तुझे राइस दूंगा, या मैं तुझे वीट दे रहा हूं, तू मुझे क्या दे? राइस दे। ये वाला सिस्टम वहां पे, क्योंकि प्रोडक्शन क्या होने लगा था? सरप्लस होने लगा था, ठीक है। अब खेती कर रहा है तो हमारा जो है फार्मर बन गया। अब फार्मर के पास में सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो वो क्या करने लगा? अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने लगा। तो ये एक्सचेंज जो शब्द है, उस टाइम पे कोई करेंसी थी नहीं कि भाई ये हमारा वीट है, 1 क्विंटल वीट है, इसका मैं पैसे दे दो ना, कोई करेंसी नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्या था? एक्सचेंज था। तो जब एक्सचेंज करने लगा तो यहाँ पे आया हमारा क्या डेवलप हुआ? ट्रेड। यहाँ पे क्या डेवलप हुआ? हमारा ट्रेड, मतलब हमारा जो मानव था वो व्यापार सीख चुका था, ठीक है। उसके अंदर उतना नॉलेज आ गया था कि वो व्यापार को सीख चुका था। अब जब वो व्यापार सीख चुका था, ठीक है, तो एक्सचेंज के इस शब्द को, जो मैंने यहाँ पे व्यापार एक्सचेंज के लिए मैंने लिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये कौन सा सिस्टम था हमारा उस टाइम पे? ये सिस्टम था हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप एक चीज हमें दो, दूसरी चीज उसके बदले हम आपको देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा बार्टर सिस्टम, ठीक है। वो हिसाब को सही आ रही होगी। तो बार्टर सिस्टम यहाँ पे हमारा क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, मतलब हमारा जो मानव तो क्या सीख गया था? व्यापार सीख गया था। अब व्यापार, तो उसने बार्टर सिस्टम को तो अपना लिया, एक्सचेंज सिस्टम। अब सरप्लस में उसके बाद में प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो फिर उस टाइम पे कुछ करेंसी डेवलप हुई। फिर क्या हुई? कुछ करेंसी डेवलप हुई, और हमारा जो उस टाइम का एंशिएंट फार्मर था वो क्या करने लगा? अब उस बार्टर सिस्टम के अलावा वो अपने प्रोडक्शन को क्या करने लगा? सेल आउट करने लगा, ठीक है। अब उस प्रोडक्शन का उसको क्या मिलने लगा? एक करेंसी मिलने लगी, एक उसको पैसा मिलने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ कि एग्रीकल्चर में फर्स्ट, सबसे पहले एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन से ऐसे एनिमल को मानव ने पाला था? सबसे पहले कौन से एनिमल को की डोमेस्टिकेशन की थी? बताओ मुझे। चलो मैं आपको बता देता हूं कौन सा था। पहले जो हमारा एनिमल पाला गया था मानव के द्वारा, वो था हमारा सीप, ठीक है, भेड़, ठीक है। भेड़ का डोमेस्टिकेशन हमारा कब हुआ था? 8700 BC, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट हमारा क्या था? सीप था। पहला हमारा क्या था? सीप था। लेकिन उसके बाद में जो सेकंड हमारा एनिमल पाला माना हमने, वो कौन सा था? हमारा गोट, बकरी। आप ये कह सकते हो कि सर नहीं, उसने तो कुत्ता पाला था। आप ये कह सकते हो मुझे कि उसने कुत्ता पाला। नहीं बेटा, मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया है वो ये है कि मानव ने कौन सा ऐसा एनिमल था जो हमारे कृषि से रिलेटेड है, पहला कौन सा ऐसा एनिमल पाला था? तो सबसे पहले जो कृषि से रिलेटेड था हमारा सीप पाला था, ये 8700 BC में पाला था। गोट जो हमारा था वो 7700 BC में पाला गया था, ठीक है। तो ये BC मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। तो BC का मतलब क्या होता है? BC का मतलब है कि 8700 साल पहले, बिफोर, BC का मतलब है बिफोर द क्राइसिस, बिफोर जीसस क्राइसिस, जीसस, ठीक है। जीसस क्राइसिस जो थे, ठीक है, तो उनकी पैदाइश से, उनके पैदा होने से उनसे पहले, 8700 साल पहले की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो जब मानव ने क्या किया था? सीप का डोमेस्टिकेशन किया था, और 7700 BC पहले उसने क्या किया था? गोट का डोमेस्टिकेशन किया था। तो यहाँ पे हमने देखा है, हमने यहाँ पे क्या देखा है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको उतार सकते हो, ठीक है।
आप नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर और एंशिएंट या मानव का विकास, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम बात करते हैं अपनी एग्रोनॉमी की। हम बात करते हैं अपनी एग्रोनॉमी की, जो हमारा टॉपिक था एग्रोनॉमी। अब उसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर के बारे में भी आपको देना जरूरी था, ठीक है। और हमें ये भी बताना जरूरी था कि भाई किस तरीके से मानव और एग्रीकल्चर का विकास हुआ है, किस तरह से कृषि में मॉडर्नाइजेशन आया है, किस तरीके से मानव ने एग्रीकल्चर को करना सीखा है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर हमारा हो गया है। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एग्रोनॉमी, सब्जेक्ट एग्रोनॉमी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी टॉपिक रहेगा हमारा पहले। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। सस्य विज्ञान का परिचय, सस्य विज्ञान के एग्रोनॉमी क्या बोलते हैं हिंदी में, सस्य विज्ञान बोलते हैं, सस्य विज्ञान का परिचय, ठीक है। तो एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें, हमने जो एग्रीकल्चर पहले पढ़ा था तो वो हमारे किस भाषा से था, लैटिन से था, ठीक है। जिसमें आपने मैक्सिमम देखा हो जिसमें कल्चर आता है, तो वो शब्द ज्यादातर हमारे क्या होते हैं, लैटिन से होते हैं। लेकिन जिसमें नोमोज या लोजी या नोमी आता है, वो हमारे किससे होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर हम एग्रोनॉमी के फादर की बात करें तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है हमारा, फादर कौन है हमारे एग्रोनॉमी का, तो फादर है हमारा पीटरो डी क्रेसिडी, ठीक है। ये हमारे क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहे जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो एग्रोनॉमी है वो किस भाषा से शब्द है, ग्रीक भाषा का। अब ये किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा एग्रोनॉमी, किस दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। क्योंकि अगर ग्रीक भाषा के शब्द है तो वो कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रोनॉमी, हमारा आपको पता है, तो वो कौन से दो शब्द थे हमारे, ठीक है। एक था हमारा एग्रोस, ठीक, एक था हमारा नोमोस, ठीक है। एग्रोस का मतलब है हमारा क्या, फील्ड, और नोमोस का मतलब है टू मैनेजमेंट, ठीक है। तो इट मीन्स कि मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एग्रोनॉमी, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। इससे आप लोगों की समझ में आ गया कि दो शब्दों से मिलकर बना है फील्ड और नोमोज। फील्ड का मतलब एग्रोज और नोमोज, सॉरी। तो एग्रोज का मतलब होता है फील्ड और नोमोज का मतलब है टू मैनेजमेंट। तो फील्ड का मैनेजमेंट क्या कहलाता है हमारा, एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर हम इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगी हमारी, डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या होगी हमारी, एग्रोनॉमी इज द branch of agriculture science in which deal with the study of cultivation of crop, cultivation of
क्रॉप एंड सोइल एंड फील्ड मैनेजमेंट। ये अलग अलग बुक्स में थोड़ा इसमें डिफरेंट हो सकता है। मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर की जो वो एग्रोनॉमी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है जो मैंने पढ़ा है। तो क्या है हमारा एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, को क्या बता रही है, किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है। इसमें हम किस चीज से डील करते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड फील्ड मैनेजमेंट। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का मतलब क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का मतलब क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का मतलब ये है कि सोविंग से लेकर सोन से लेकर सीड सोन से लेकर ठीक है, क्रॉप हार्वेस्टिंग तक, सीड सोन से लेकर बीज की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक जितनी भी प्रैक्टिसेस हम फील्ड में करते हैं क्रॉप को मैनेज करने के लिए, जितनी भी चीजें हम करते हैं वो सारी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, एग्रोनॉमी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का मतलब तो हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं फील्ड मैनेजमेंट। अब फील्ड मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमको सीड की बुआई से पहले सीड को बोने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको टिलेज या प्लोविंग करना पड़ता है। टिलेज और प्लोविंग हमारे डिफरेंट टर्म है। ठीक है, प्लोविंग हम पहले करते हैं, टिलेज बाद में करते हैं। तो टिलेज का मतलब होता है टिलेज का मतलब है कि हम जब मर्दा को हम क्या करते हैं, किसी इम्प्लीमेंट के द्वारा काटते हैं, उसको पलटते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, हमारे टिलेज कहलाता है। तो टिलेज या प्लोविंग करते हैं। तो इसी तरीके से फील्ड का मैनेजमेंट हम करेंगे, इसमें टिलेज और प्लोविंग करेंगे। उसके बाद में हम कुछ प्रैक्टिसेस हम वीड मैनेजमेंट की भी करते हैं, तो वीड मैनेजमेंट में हमारे कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आती हैं जिसमें हम सोइल को डिस्टर्ब करते हैं, तो जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जब हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी इम्प्लीमेंट के द्वारा, हम उसको उखाड़ रहे हैं, उसको पलट रहे हैं वीड को मैनेज करने के लिए, तो वो हमारा किसमें कंसिडर होता है, हमारे टिलेज में कंसिडर होता है। ठीक है, तो फील्ड का मैनेजमेंट मीन्स के फील्ड में टिलेज कैसे करें, ठीक है, फील्ड में वीड मैनेजमेंट कैसे करें, फील्ड में इरिगेशन फैसिलिटी कैसी हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम किसमें स्टडी कर रहे हैं, हम एग्रोनॉमी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इतना आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो। मैं आपको एक बेसिक से नॉलेज दे रहा हूँ जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो क्या हो सके, रिकॉल हो सके, मतलब दोबारा से आप उसको याद कर पाए। ठीक है, तो इसका आप इसको लिख सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड फील्ड मैनेजमेंट। कल्टीवेशन क्रॉप का मतलब है सीड सोन से लेकर हम क्रॉप हार्वेस्टिंग तक जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी किस में आती है, क्रॉप कल्टीवेशन में आती है। और हम अगर फील्ड मैनेजमेंट पर तो इसमें हम टिलेज और प्लोविंग करते हैं या और वीड मैनेजमेंट भी करते हैं, जो तो वो भी हमारे वीड मैनेजमेंट जब हम सोइल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे किस्म क्या आएगा, वो भी हमारा टिलेज में ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। गरीब भाषा का शब्द है, फादर ऑफ एग्रोनोमिक की है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोज का मतलब फील्ड, नोमोस का मतलब मैनेजमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि फील्ड मैनेजमेंट हमारा क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक टॉपिक और देखेंगे एग्रोनॉमी का। तो इसका हमारा एक तो हमने एग्रोनॉमी के बारे में जाना कि एग्रोनॉमी क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे एग्रोनॉमी का रोल क्या है हमारे लाइफ में, एग्रोनॉमी का रोल क्या है या इसका स्कोप क्या है एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसका क्या स्कोप है, क्या स्कोप है इसका। सॉरी, तो अब हम यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन के बाद में, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी या रोल ऑफ एग्रोनॉमी। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी या रोल ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के कौन कौन से क्षेत्र है या इसका क्या रोल है, इसका क्या काम है। ठीक है,
तो एग्रोनॉमिक्स का इसको क्या क्या हो सकता है? देखो, जब हम इसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप सीख रहे हैं, टिलेज सीख रहे हैं, प्रैक्टिस सब इसमें सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एग्रोनॉमी की साइंटिफिक स्टडी के द्वारा, साइंटिफिक स्टडी हम इसमें कर रहे हैं क्रॉप कल्टीवेशन की, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा जो एग्रोनॉमी का स्कोप है वो किसमें आएगा? फूड सिक्योरिटी में, फूड सिक्योरिटी में। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कहने का कि हमारे पास में अब उत्पादन जो है सरप्लस में हो रहा है, या हमारे पास में जो उत्पादन हो रहा है वो इतना है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट, वो उसे फुलफिल हो पाए। ठीक है, उसके बाद में हमारे इकोनॉमी का और किस क्षेत्र में स्कोप है? तो दूसरा हमारा स्कोप है, दूसरा फूड सिक्योरिटी हो गया है। फूड सिक्योरिटी के बाद में हमारा है प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री पर्पस, फॉर इंडस्ट्रीज पर्पस। ठीक है, एग्रोनॉमी के ही द्वारा जब हम क्रॉप कल्टीवेशन में इसमें स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो हमारी इंडस्ट्री को क्या देती है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारा शुगर कैन हो गया, शुगर कैन हमारा जो हमारा चीनी मिल्स है उनके लिए क्या है? रॉ मटेरियल काम करता है। दूसरा हमारा कॉटन हो गया, शुगर कैन या कॉटन के एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, शुगर कैन या कॉटन के एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या दे रहे हैं हमें? हमारे इसका स्कोप कहाँ हो रहा है? हमारा हो रहा है रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने में। ठीक है, और हमारा क्या स्कोप हो सकता है इकोनॉमी का? अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए क्या है कि जो एग्रोनॉमी है वो क्या करती है? लोगों के लिए क्या करती है? रोजगार का एक साधन भी बनती है। क्या करती है? रोजगार डेवलप करती है, रोजगार को बढ़ावा देती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब हम शुगर कैन या कॉटन ग्रो कर रहे हैं तो वो कॉटन हमारा किस में जा रहा है? हमारा क्लॉथ इंडस्ट्री में जा रहा है, उसमें से प्रोसेसिंग हो रही है, कपड़े बन रहे हैं, तो वहाँ इंडस्ट्री में जो लोग लेबर काम कर रहे हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। ठीक है, बाकी आगे जो भी कपड़े उद्योग से, हमारा क्लॉथ बिजनेस से हमारे जुड़े हुए हैं, उनको भी रोजगार मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है? हमारे लिए अवेलेबल करा रहा है, किसके लिए? अवेलेबल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही हमारे लिए क्या कर रहा है? एक साधन बना हुआ है। क्या? एग्रोनॉमी। क्योंकि हम इसी के साइंटिफिक स्टडी से हम क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, इसी के साइंटिफिक स्टडी से हम क्या कर रहे हैं? क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसमें क्या सीख रहे हैं? हम इसमें सीख रहे हैं इन्वायरमेंटल सेफ्टी या इको बैलेंस। ठीक है, अब हम इसमें जब क्रॉप कल्टीवेशन हम एग्रोनॉमी में सीख रहे थे, तो इसमें हम एक और चीज सीख रहे थे। इसमें हम एग्रोनॉमी में स्टडी करते हैं क्रॉप रोटेशन की। तो वो क्रॉप रोटेशन हमारे लिए क्या करते हैं? हम फसल को अदल बदल के बोते हैं, तो उससे हमारी फसलों के अंदर क्या आता है? डाइवर्सिफिकेशन आता है। तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हमारे इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। ठीक है, और हमारे इसमें क्या इन्वायरमेंटल हमारे क्या रहता है? सेफ रहता है, इको बैलेंस हमारा बनाया रहता है। दूसरा हम एग्रोनॉमी में क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जैविक खेती। तो जैविक खेती से हमारा क्या होता है? इन्वायरमेंट हमारा सेफ रहता है और इको बैलेंस भी हमारा मेंटेन रहता है। ठीक है, इसके बाद में हम अगर देखें तो स्कोप हो गया एग्रोनॉमी में हम, तो ये हमको और क्या प्रोवाइड करा रहा है? ये हमको प्रोवाइड करा रहा है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, या हम इसको लिख सकते हैं एडेप्टेशन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर में बहुत सी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है।
अब उस टेक्नोलॉजी को अगर हम अपने किसान हमारा मोस्टली उसके लिए उससे क्या होता है, अवेयर नहीं होता है। अब उस टेक्नोलॉजी को हम कैसे अडॉप्ट करें, हम किस तरीके से उसको चलन में लाएं, अपने फील्ड पे उसका कैसे यूज करें, जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, तो वो भी सारी चीजें हमें कौन सिखाता है, एग्रोनॉमी सिखाता है। मतलब उनकी किस तरीके से हम यूज करें, कैसे उनसे हम टिलेज करें या कैसे हम उनसे हार्वेस्टिंग करवाएं, ये सारी प्रैक्टिस हमारी कौन सिखाता है, ठीक है, एग्रोनॉमी में ही कंसिडर कर आती है, ठीक है, एग्रोनॉमी हमको सिखाता है, ठीक है। तो हमारे कुछ स्कोप थे, और भी कुछ इसमें स्कोप आ सकते हैं। तो इतने जो मैंने स्कोप बताए ये सफिशिएंट हैं हमारे एग्रोनॉमी के। तो ये हमारा आज का लेक्चर हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ आया हो, ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल को क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप बेल आइकन दबा सकते हैं।